वोंग हो के जाने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी शांति मिली। चूंकि अब मैं नूडिंग अकेडमी का शिक्षक बन चुका था, इसलिए अकेडमी के जरूरी नियमों को समझ लेना भी जरूरी था। इसलिए मैं एक बार दस्तावेज कक्ष की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, मेरी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हो गई, यू शियाओगोंग। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग साफ बदल गया। लगता था पिछली बार की मार ने उसके मन में अच्छा खासा डर बैठा दिया था। लेकिन यह आदमी मुझसे डरता जरूर था, फिर भी आसपास दूसरे शिक्षक मौजूद देखकर उसकी हिम्मत फिर बढ़ गई। उसने सीधे मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका सवाल सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं भी अब नूडिंग अकेडमी का शिक्षक हूँ। यह अकेडमी का दस्तावेज कक्ष है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? यू शियाओगोंग तौर पर कुछ पल के लिए अटक गया, लेकिन अब मेरा उसे बहस करने का कोई मन नहीं था। मैंने आत्मा शक्ति छोड़ी और साथ ही श्योंगबा डोमेन सक्रिय कर दिया। अगले ही पल भयानक दबाव सीधे यू शियाओगोंग के शरीर पर गिरा। उसे प्रतिक्रिया देने तक का मौका नहीं मिला। उसका पूरा शरीर सीधे जमीन पर दब गया और उसका चेहरा फर्श से चिपक गया, यहां तक कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। आसपास मौजूद कुछ शिक्षकों ने यह दृश्य देखा। मुझे लगा था कि शायद वे आकर उसे बचाने के लिए कुछ कहेंगे, लेकिन इसके उलट एक से बढ़कर एक लोग खुश नजर आए। यहां तक कि किसी ने पास खड़े होकर व्यंग्य में कहा, मास्टर खुद फर्श के अंदर छिपे ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करने से परेशान मत करो। तभी मुझे पता चला कि नूडिंग अकेडमी में यू शियाओगोंग की लोकप्रियता मेरी कल्पना से भी ज्यादा खराब थी। सोचने वाली बात भी है, तीसरे दर्जे की ताकत से ऊपर न उठ पाने वाला आदमी पूरे दिन मास्टर का रौब जमाता रहे और लंबे समय तक अकेडमी में रहे तो भला कौन उसे पसंद करेगा। मैं उसके पास से गुजरते हुए बस एक बात कहकर चला गया, आगे से मुझे देखते ही रास्ता बदल लेना। फिर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। यू शियाओगोंग जमीन पर पड़ा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दस्तावेज कक्ष से मैंने अकेडमी के कुछ नियमों की किताबें ली और फिर कक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं प्रथम वर्ष की इमारत के पास पहुंचा, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कक्षा के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। सिर्फ प्रथम वर्ष के छात्र ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ छात्र भी वहां आ गए थे। सब लोग जिस चीज को देखने के लिए भीड़ लगाए हुए थे, वो कोई नया छात्र नहीं बल्कि मैं था। तभी मुझे पता चला कि अकेडमी में आए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन देवता जैसे सुंदर शिक्षक वाला नाम पहले ही फैल चुका था। उधर टैंग सान और शियाओ भी शिक्षण भवन में पहुंच गए। सामने लोगों का समुद्र देखकर दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। वोंग सैंग ने उन्हें बताया, अकेडमी में एक बहुत ही कम उम्र का नया शिक्षक आया है। सुना है कि वो इतना ज्यादा सुंदर है कि उसे देखने के लिए सभी वरिष्ठ छात्र यहाँ भागकर आए हैं। शियाओ ने यह सुना तो उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वो वहां रुकर मुझे देखने की जिद करने लगी। लेकिन टैंग सान अचानक सतर्क हो गया, क्योंकि उसके मन में देवता जैसे सुंदर कहलाने लायक शायद केवल एक ही व्यक्ति था, वो था मैं। हालांकि उसने मुझे पहले सिर्फ इतना बताया था कि मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मैंने ये नहीं बताया था कि मैं अकेडमी में शिक्षक बनने जा रहा हूँ। अब टैंग सान अचानक बेहद उत्साहित हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस काम में व्यस्त होने की बात मैंने कही थी, वो असल में अकेडमी में शिक्षक बनना था। लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ के अंदर पहुंच पाता, यू शियाओगोंग फिर से आ गया। उसके आते ही जो भीड़ अभी तक रास्ता रोकर खड़ी थी, वो अचानक चारों तरफ बिखर गई। असल में सभी उससे बच रहे थे, लेकिन यू शियाओगोंग को शायद गलतफहमी हो गई। वो वहीं खड़ा होकर संतुष्ट चेहरे से देखने लगा, जैसे छात्रों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो। लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी थी। कुछ समय पहले यू शियाओगोंग को अकेडमी 12 साल की उम्र में 4 सोल रिंग्स वाला सोल मास्टर, ये बात पता चलते ही यू शियाओगोंग लगभग पागल हो गया था। टैंग सांग की जन्मजात पूर्ण सोल पावर सच में प्रतिभा थी, लेकिन मेरी तुलना में मैं उससे भी ज्यादा असाधारण था। तभी यू शियाओगोंग के मन में एक बेहद साहसी विचार आया, जब वो टैंग सांग को अपना शिष्य बना सकता है तो मुझे भी अपना शिष्य क्यों नहीं बना सकता। मामा और भांजा दोनों प्रतिभाशाली बच्चे अगर उसके शिष्य बन जाएं, तो भविष्य में जब हम पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध होंगे तो वो भी हमारे साथ प्रसिद्ध हो जाएगा। और जहां तक पहले मेरी मार खाने की बात थी, वो सोचता था कि वो थोड़ा बड़ा दिल दिखाकर उसे नजरअंदाज कर सकता है। उसका मानना था कि भले ही मेरी ताकत बहुत ज्यादा हो, लेकिन आखिर मैं केवल 12 साल का हूं। अगर वो अपनी असली पहचान सामने रख दे, ब्लू लाइटनिंग टेरन ड्रैगन क्लैन के पूर्व युवा मास्टर का बेटा, अपर 3 सेक्स की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, तो शायद मैं उसके दबदबे में आकर चुपचाप उसका शिष्य बन जाऊंगा। कहना पड़ेगा, इस आदमी ने अपने मन में योजना बहुत खूबसूरत बना रखी थी। भीड़ हटते ही टैंग सान सबसे पहले कक्षा में घुसा। मुझे मंच पर खड़ा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत खड़ा हुआ और पहले कुछ कहने वाला था, फिर अपनी बात बदलकर बोला, शिक्षक। उसका गंभीर रवैया देखकर मैं काफी संतुष्ट हुआ। लेकिन अगले ही पल शियाओ भी कक्षा में आ गई। वो मुझे पहचानती थी। हम दोनों पहले स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में मिले थे। हम दोनों ही 10 लाख वर्ष पुराने सोल बीस थे। बस अब हमारी पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं शिक्षक की कुर्सी पर खड़ा था और वो नीचे छात्र बनकर बैठी थी, इसलिए मैंने गंभीरता से उसे याद दिलाया, कक्षा के दौरान मुझे मेरे पद से बुलाना, मुझे शिक्षक कहना। शियाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन अंत में उसने फिर भी ईमानदारी से कहा, शिक्षक। अब मैं शिक्षक था और वो छात्रा। पद का दबदबा आखिर पद का दबदबा था। टैंग सान ने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। शियाओ मुझे पहले से जानती थी। उसने तुरंत उससे पूछा, तुम मेरे मामा को जानती हो? शियाओ ने लापरवाही से जवाब दिया, उसका चेहरा इतना अलग है कि एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल है। लेकिन उसने मेरे लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जो ज्यादा अच्छा नहीं था। टैंग सान उसी समय नाराज हो गया। उसने तुरंत उसे अपना शब्द बदलने के लिए कहा। इस बच्चे के लिए कोई उसे कुछ भी कहते उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके मामा के बारे में कोई गलत बात कहे ये वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। शियाओ आखिरकार मजबूर होकर बोली, सुंदर। टैंग सान तभी संतुष्ट हुआ। उसी समय यू शियाओगोंग फिर से आ गया। वह कक्षा के दरवाजे पर खड़ा होकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, यिंग चुआन, तुम्हारी असली उम्र मुझे पता चल चुकी है।
कक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों को बात करनी है। मैंने बाहें सिकोड़ ली और उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन टैंग सैन की आंखें तुरंत बदल गईं। उसके लिए यू शाओगांग का यह लहजा साफ तौर पर मुझे धमकी देने जैसा था। इसके बाद यू शाओगांग ने मुझे बताया अकेडमी के पीछे वाले जंगल में छुट्टी के बाद आना। मैंने बस उसकी तरफ देखा। श्योंगबा डोमेन का दबाव हल्का सा बाहर निकला। यू शाओगांग का शरीर तुरंत कांपने लगा। लगता था उसके शरीर ने पिछली बार फर्श से चिपके रहने वाली घटना को अब तक याद रखा था। आखिर में वह सिर्फ इतना कह पाया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और फिर मुड़कर भाग गया। मैंने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। एक यू शाओगांग ही तो है, उसने मुझे बुलाया है तो क्या मैं जरूर जाऊंगा। मैंने सीधे कक्षा शुरू कर दी। पहली कक्षा में मैंने सभी छात्रों से अपना नाम, मार्शल सोल और सोल पावर लेवल बताने को कहा। इसके बाद अलग अलग मार्शल सोल के आधार पर उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिशा तय की। हालांकि ये मेरा पहली बार शिक्षक बनना था, लेकिन मैं खुद 10 लाख वर्ष पुराना सोल बीस्ट था। सोल बीस्ट, सोल रिंग और प्लांट टाइप मार्शल सोल जैसी चीजों के बारे में मेरी जानकारी साधारण सोल मास्टर से कहीं ज्यादा थी। इन नए नए जागृत मार्शल सोल वाले बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। छात्र भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। खासकर टैंग सैन सीधा बैठा था और मुझे इस तरह देख रहा था जैसे उसकी आंखों से रोशनी निकल रही हो। लेकिन आधी कक्षा के दौरान वो अचानक खड़ा हो गया। शिक्षक, मुझे शौचालय जाना है। मैंने ज्यादा नहीं सोचे और उसे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कक्षा से बाहर निकलने के बाद टैंग सैन सीधे शौचालय नहीं गया। वो अकेडमी के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगातार यू शाओगांग की बात याद थी। उसने मेरे मामा को अकेले वहां बुलाया था और बात करने का तरीका भी धमकी देने जैसा था। टैंग सैन जितना सोचता गया उतना ही चिंतित होता गया। आखिर उसने फैसला किया, मामा को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं मामा की जगह खुद जाऊंगा। बहुत जल्द वह जंगल में पहुंच गया। उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और वहां अलग अलग जाल लगाने लगा। उसने अपने निशान भी छिपा दिए। उसकी पूरी प्रक्रिया इतनी कुशल थी कि वो बिल्कुल 6 साल के बच्चे जैसा नहीं लग रहा था। आखिर उसके पिछले जन्म में वो टैंग सेक्ट का शिष्य था। जाल और छिपे हुए हथियार उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र थे। सब कुछ तैयार करने के बाद टैंग सैन सीधे एक पेड़ पर छिप गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। उधर मेरी कक्षा खत्म हुई। मैं पहले खाना खाने गया और फिर सीधे शिक्षक छात्रावास लौटकर साधना करने लगा। मैं यू शाओगांग के बुलावे को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन यू शाओगांग ने सच में समय पर जंगल में पहुंचना तय कर रखा था। वो आने से पहले एक आईना भी लेकर आया था। वो वहां खड़े होकर बार बार अभ्यास कर रहा था कि मुझसे क्या कहना है। कभी वो खुद से कहता, मैं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लान का पूर्व युवा मास्टर हूं, तुम्हें मेरे सामने ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए। लेकिन बोलने के बाद उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा और शायद फिर से मार पड़ जाएगी, इसलिए उसने दूसरा तरीका सोचा। मैं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लान से हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे तुम आसानी से नाराज नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसे लगा कि इससे भी मार। आखिर में उसने अपनी खड़े होने की मुद्रा, चेहरे के भाव और बोलने के तरीके तक का पहले से अभ्यास करना शुरू कर दिया। पेड़ पर छिपा टैंग सैन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। ये तथाकथित मास्टर असल में मेरे सामने खुद को महान दिखाने की तैयारी कर रहा था, और उसकी बातें सुनकर ऐसा भी लग रहा था कि इस बार वो मुझे अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहा है। टैंग सैन की नजरें धीरे धीरे अजीब होती गईं। फिर उसके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर उठ गए। इतना घबराए हुए हो तो मैं भांजे के रूप में तुम्हें थोड़ा आराम दे देता हूं। यू शाओगांग अभी भी आईने के सामने खड़ा होकर अभ्यास कर रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके सिर के ऊपर पेड़ पर एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। टैंग सैन जितना देखता गया उसे उतना ही अजीब लगा। लगभग 50 साल का आदमी मुझसे एक शब्द सुनने से पहले भी इतनी देर तक अभ्यास कर रहा है। ये मास्टर है या अंदर से पूरी तरह आत्मविश्वासहीन आदमी? लेकिन टैंग सैन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि ये आदमी बार बार उसके मामा को परेशान कर रहा था, और अब वो उसे अपना शिष्य बनाने तक आया था। इससे टैंग सैन बेहद नाराज था। यू शाओगांग अपनी योजना के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके पैर के नीचे जमीन गायब हो गई। उसका पूरा शरीर सीधे टैंग सैन द्वारा पहले से खोदे गए गड्ढे में जा गिरा। तुरंत जंगल में उसकी चीख गूंज उठी। टैंग सैन ने गड्ढे के नीचे पहले से एक विशेष जाल तैयार कर रखा था। बेशक उसका असली इरादा यू शाओगांग को मारना नहीं था। आखिर ये अकेडमी थी। अगर सच में किसी की जान चली जाती तो मुझे भी परेशानी होती, लेकिन यू शाओगांग को थोड़ा कष्ट देना कोई समस्या नहीं थी। ये देखकर कि यू शाओगांग जाल में फंस चुका है, टैंग सैन एक पल भी नहीं रुका और वहां से भाग गया। जब मैं दोबारा उससे मिला तब वो चुपके चुपके 7वीं दिशा की ओर जा रहा था। मैंने सीधे उसे रोक लिया। शाओ सैन, तुम कहां गए थे? टैंग सैन थोड़ा घबरा गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं थोड़े काम से बाहर गया था। मैंने उससे आगे सवाल नहीं किया, क्योंकि इस समय मेरे पास उसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी काम था। मुझे उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करनी थी। मैं टैंग सैन को सीधे कक्षा के छात्रावास वाले कमरे में ले गया। वहां पहले से ही एक टब रखा था जिसमें उच्च तापमान से उपचारित जिंगजाओ भरा हुआ था। मैंने उसकी ओर इशारा किया और सिर्फ 2 शब्द कहे, इसे खाओ। टैंग सैन ने एक भी सवाल नहीं किया। उसने सीधे यूज उठाया और मुंह से पीना शुरू कर दिया। उसकी ये बात देखकर मैं भी थोड़ा प्रभावित हुआ। उसके मन में शायद यही था कि उसका मामा उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है।
जब मैंने खाने को कहा है तो बस खाना है। लेकिन जिंगजाओ मुंह में जाते ही टैंग सान का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो बहुत गर्म था, उसमें कच्ची और अजीब गंध थी, स्वाद भी बेहद खराब था। लेकिन इस बच्चे ने दांत भींच लिए और एक बूंद भी बाहर नहीं निकाली। तभी मैंने उसे बताया, इसे जिंगजाओ कहते हैं। आम लोगों को इसके असली इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल पता नहीं है। इसे उच्च तापमान पर नरम करके इसके औषधीय प्रभाव को सक्रिय किया जाए तो ये शरीर को मजबूत कर सकता है और सोल मास्टर द्वारा सोल रिंग को सहन करने की अधिकतम सीमा बढ़ा सकता है। टैंग सान ने जैसे ही सुना कि ये अच्छी चीज है, वो इसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने पूरा टब साफ कर दिया। सब कुछ खाने के बाद मैंने उसे पालथी मारकर बैठने और ध्यान लगाने को कहा। फिर मैंने उसके पीछे हाथ रखकर अपनी सोल पावर से जिंगजाओ की औषधीय शक्ति को उसके शरीर में पचाने में मदद की। उसी समय अचानक सिस्टम का संकेत सुनाई दिया। टैंग सान की 1000 वर्ष वाली जिंगजाओ को पचाने में सहायता करने का सीधा मिशन पूरा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप टैंग सान की मूल सोल रिंग की अवधि 500 वर्ष बढ़ गई और मुझे मिलने वाला इनाम इससे भी ज्यादा शानदार था। मेरी पहली सोल रिंग की अवधि 1000 वर्ष बढ़ गई। इसके साथ मुझे सोल रिंग डिस्गाइज टेक्निक भी मिली। मैं अभी इस तकनीक को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि टैंग सान के पैरों के नीचे अचानक एक बैंगनी रंग की सोल रिंग उठी। टैंग सान खुद भी उसे देखकर स्तब्ध रह गया। 1000 वर्ष की सोल रिंग। अकादमी में आए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन अब वो जानता था कि सोल रिंग का रंग किस चीज को दर्शाता है। उसकी पहली सोल रिंग मूल रूप से केवल 100 वर्ष की थी, लेकिन अब वो सीधे 1000 वर्ष की हो चुकी थी। टैंग सान की पहली प्रतिक्रिया तुरंत जिंगजाओ की ओर गई। इसके बाद उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से गहरी कृतज्ञता भर गई। मेरी अपनी वृद्धि भी छोटी नहीं थी। मेरी पहली सोल रिंग पहले से ही 1000 वर्ष की थी। सिस्टम ने उसमें 1000 वर्ष और जोड़ दिए। अब वो सीधे 2000 वर्ष की हो गई थी। मेरी मूल पहली सोल स्किल ब्लू सिल्वर कैल्ड्रॉन पहले 100% ऑल एट्रीब्यूट्स और 300% स्ट्रेंथ बढ़ाती थी। अब वो सीधे 150% ऑल एट्रीब्यूट्स और 500% स्ट्रेंथ तक पहुंच गई। ये वृद्धि देखकर मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। मुझे यहां तक महसूस होने लगा कि कभी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड के रूप में मेरे शरीर में मौजूद चरम शक्ति धीरे धीरे वापस लौट रही है। उधर जिंगजाओ को पचाने के बाद टैंग सान का पूरा शरीर लगभग रसोइये की तरह तप रहा था। वो सीधे ठंडे पानी से भरे लकड़ी के टब में घुस गया। मैंने उसके लिए उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल दिए ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। पानी में बैठे टैंग सान को देखते हुए मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। अगर मैं अपने भांजे को मजबूत बनाऊंगा तो मुझे सिस्टम से और भी शानदार इनाम मिलेंगे। ये कोई बोझ नहीं था, ये तो साफ तौर पर मेरा चलता फिरता खजाना था। लेकिन जैसे ही मैं जिंगजाओ के प्रभाव का आगे अध्ययन करने वाला था, बाहर से अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहें सिकोड़ ली। इस समय मुझे कौन ढूंढने आया है? मैं उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के बाहर 2 लोग खड़े थे। एक था नूडिंग अकेडमी का डीन और दूसरा एक लंगड़ाते हुए आदमी का चेहरा। मैंने टैंग सान के लिए एक झूठ बोल दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस बच्चे ने यू सियागोंग को एक जाल में फंसा दिया था। अब यू सियागोंग सीधे नोडिंग अकेडमी के डीन को लेकर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया था। मुसीबत यह भी थी कि टैंग सान के कक्षा से छुट्टी लेने की बात कई छात्रों ने देखी थी। अगर जांच आगे बढ़ती तो बहुत आसानी से बात टैंग सान तक पहुंच सकती थी। टैंग सान को भी ये बात समझ आ गई थी। उसका चेहरा बदलने लगा। लेकिन मैंने सीधे डीन से कहा, टैंग सान की छुट्टी मैंने मंजूर की थी। वो यहां मेरी दवा तैयार करने में मेरी मदद कर रहा था। वो किसी जंगल में गया ही नहीं। आपको विश्वास नहीं है तो खुद जांच कर लीजिए। यू सियागोंग को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत आंगन में घुस गया और जांच करने लगा। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद उसे सच में दवा तैयार करने के बहुत सारे निशान मिल गए। अब वो पूरी तरह स्तब्ध था। अगर टैंग सान नहीं था तो आखिर जंगल में उसके लिए गड्ढा किसने खोदा था? उसके पास कोई सबूत नहीं था। आखिरकार उसे अपना पिछला हिस्सा पकड़कर चुपचाप वहां से जाना पड़ा। दरवाजा बंद होते ही टैंग सान मेरी तरफ देखकर कुछ समझाने वाला था। मैंने बस एक बात कही, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपने मामा का बदला लेना चाहते थे। अगली बार थोड़ा सावधान रहना। टैंग सान वहीं जम गया। मेरी ओर देखने का उसका तरीका उसी पल बदल गया। शायद इसी पल उसे पहली बार सच में समझ आया कि किसी के पीछे मजबूती से खड़े होने वाला व्यक्ति होना क्या होता है। टैंग हाओ के पास रहते हुए उसे हर चीज खुद संभालनी पड़ती थी। लेकिन अब स्थिति अलग थी। जब तक उसका मामा उसके साथ था, चाहे आसमान में गिर जाए उसे सबसे पहले चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम था। जिंगजाओ पूरी तरह पच चुका था। टैंग सान की मूल 100 वर्ष वाली पहली सोल रिंग सीधे 1000 वर्ष की हो गई थी। एक बैंगनी सोल रिंग 6 साल के बच्चे के पैरों के नीचे घूम रही थी। टैंग सान खुद बेहद उत्साहित था। लेकिन मैंने उसे बताया, अभी इसे किसी और को मत दिखाना। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है सबसे पहले उसी पर कुल्हाड़ी चलती है। दाई देगी तो सिर्फ अपने लिए परेशानी खड़ी करोगे। इसलिए मैंने डीटीआन के ड्रैगन स्केल से किया हुआ छिपाव हटा दिया। पहली बार टैंग सान के सामने मेरी असली सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दी। बैंगनी 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 बैंगनी। टैंग सान वहीं खड़ा होकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे हमेशा लगता था कि जो पीली पीली बैंगनी बैंगनी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखाता हूं वो पहले ही बेहद असाधारण है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो भी नकली थी। इसके बाद मैंने सिस्टम से अभी मिले सोल रिंग डिस्गाइज टेक्निक को सक्रिय किया। शौरो सोल रिंग्स फिर से पीली पीली बैंगनी बैंगनी दिखाई देने लगी। फिर मैंने यह तरीका टैंग सान को भी सिखा दिया।
इस बच्चे की समझ सच में असाधारण थी। ज्यादा समय नहीं बीता और उसके पैरों के नीचे मौजूद बैंगनी सोल रिंग भी धीरे धीरे पीली दिखाई देने लगे। इस तरह उसके शरीर में मौजूद सबसे बड़ा असामान्य संकेत फिलहाल छिप गया। इसके बाद के दिन मैं नोर्डिंग अकेडमी में ही रहा। एक तरफ खुद साधना करता रहा और दूसरी तरफ तांग सान को प्रशिक्षित करता रहा। समय देखते ही देखते 2.5 साल बीत गए। जब मैंने दोबारा सिस्टम पैनल खोला तब मेरी उम्र 14 साल 6 महीने हो चुकी थी और मेरी साधना 58वें स्तर पर पहुंच गई थी। उधर तांग सान भी आखिरकार 20वें स्तर पर पहुंच गया। मैं उसे लेकर एक 1500 वर्ष पुरानी ब्लू सिल्वर ग्रास के पास गया और उसे उसकी दूसरी सोल रिंग के तौर पर हासिल कराया। अवशोषण पूरा होने के बाद 2 बैंगनी सोल रिंग्स एक साथ उसके पैरों के नीचे उठी। इसके बाद उसने उन्हें फिर से पीले रंग की तरह छिपा दिया। उसकी दूसरी सोल स्किल भी मेरी तरह ग्रास एंड ट्रीज सोल्जर्स थी। बस इस समय तांग सान केवल 8 ब्लू सिल्वर स्पीयरमैन को बुला सकता था और उनकी ताकत भी मेरी तुलना में काफी कमजोर थी, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसकी मूल सोल रिंग आगे भी बढ़ सकती थी। तभी सिस्टम ने आखिरकार दूसरी सोल रिंग का मिशन पूरा किया। मुझे ब्लू सिल्वर 13 स्पीयर्स और बाबा एंड ग्रेड की बहुत सारी भाला तकनीकों की यादें मिली। अनगिनत युद्ध तकनीकों की जानकारी एक साथ मेरे दिमाग में भर गई। उसी समय नया मिशन भी सामने आया। तांग सान को गोल्डन ड्रैगन किंग की दूसरी सील तोड़ने में मदद करो। इनाम था एक्सट्रीम पावर। इन शब्दों को देखते ही मेरा उत्साह बढ़ गया। मेरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर पहले से ही ताकत बढ़ा रही थी। अगर उसमें एक्सट्रीम पावर भी जुड़ जाए तो आखिर वो किस स्तर तक पहुंच जाएगी। सील खोलने के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत थी। 1000 वर्ष पुराना ड्रैगन एज फ्रूट, 1000 वर्ष पुरानी अज्यूर गोल्ड वाइन, 1000 वर्ष पुराना अर्थ ड्रैगन एसेंस और 1000 वर्ष पुरानी सी ड्रैगन मैरो। नोर्डिंग अकेडमी में इनमें से कोई चीज नहीं थी। लगता था मेरा शिक्षक वाला जीवन अब खत्म होने वाला था, लेकिन जाने से पहले मैं सिस्टम से अभी मिले सामान को तांग सान को सिखाना चाहता था। नोर्डिंग अकेडमी के पीछे वाले पहाड़ी इलाके में तांग सान घोड़े जैसी मुद्रा में खड़ा था। उसके दोनों हाथों में 3 मीटर से भी लंबी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर थी और मैं केवल एक पैर पर उस भाले की नोक पर खड़ा था। मैंने जानबूझकर अपनी सोल पावर से अपना वजन भी बढ़ा रखा था। पूरे आधे घंटे तक उसकी भाले की नोक जरा भी नहीं कांपी। 2.5 साल पहले यही बच्चा होली सोल विलेज का दुबला पतला छोटा लोहार था, लेकिन अब उसके शरीर में गोल्डन ड्रैगन किंग का रक्त था। जिंग जाओ से शरीर मजबूत होने के बाद उसकी केवल शारीरिक ताकत ही साधारण सोल मास्टर से बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं भाले की नोक से नीचे उतरा और सीधे घोषणा कर दी, प्रशिक्षण खत्म, खाना खा सकते हो। खाने का नाम सुनते ही तांग सान साधना से भी ज्यादा तेजी से सक्रिय हो गया। हम भोजनालय पहुंचे। मैंने सीधे 100 से ज्यादा प्लेट खाना मंगवा दिया। गलत मत समझना, हम दोनों इसे नहीं खाने वाले थे। लगभग पूरा खाना अकेले तांग सान का था। गोल्डन ड्रैगन किंग का रक्त जागने के बाद इस बच्चे का पेट जैसे अथाह गड्ढा बन गया था। खाली प्लेटें जल्दी एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गई। आधा खाना खाने के बाद तांग सान को थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे डर था कि कहीं एक दिन वो मुझे सच में गरीब न कर दे। मैंने उससे कहा, तुम अपना खाना खाओ, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता? तांग सान ने ये सुनते ही सर झुका लिया और फिर से खाना शुरू कर दिया। तभी पता नहीं कहां से शाओ आ गई। उसने आते ही कहा, अगर तांग सान जैसे इतने बड़े खाने वाले को भी तुम पाल सकते हो तो मुझे भी साथ पाल लो, मैं ज्यादा नहीं खाती। मैंने बिना सोचे कहा, दूर हो जाओ, मेरा पैसा सही जगह खर्च होना चाहिए। तांग सान इससे भी ज्यादा अजीब था। शाओ ने मुझे भी मामा कह दिया तो तांग सान ने खाना तक छोड़ दिया और तुरंत उसे सुधारते हुए बोला, मामा मेरे मामा है, तुम ऐसे मत बुलाओ। शाओ ने उसे देखा, फिर मुझे देखा और गुस्से में मुड़कर चली गई। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस तांग सान से कहा, जल्दी खाना खत्म करो, इसके बाद मैं तुम्हें भाले की तकनीक सिखाऊंगा। बाबा एंड ग्रैड। ये सुनते ही तांग सान को लगा जैसे उसके पैर भी बचा लिए जाएं तो अच्छा होगा। खाना खत्म होते ही हम फिर पीछे वाले पहाड़ी इलाके में लौट आए। मैंने उसे बताया, बाबा एंड ग्रैड ब्लू सिल्वर 13 स्पीयर्स की तीसरी तकनीक का उद्देश्य किसी को मारना नहीं है। इसका उपयोग शक्तिशाली विस्फोट और भाले को हवा में घुमाने की तकनीक के जरिए प्रतिघात की शक्ति पैदा करना है। चाहे सामने से तलवार या चाकू आए या दूर से छिपे हुए हथियारों का हमला हो, सबको रोका जा सकता है। ये कहकर मैंने तांग सान से कहा कि वो अपने छिपे हुए हथियारों से मुझ पर हमला करे, लेकिन वो किसी भी हालत में तैयार नहीं था। उसके लिए छिपे हुए हथियार मारने के लिए बनाए जाते थे। मुझ पर उनका इस्तेमाल करना उसके लिए अपने मामा के खिलाफ जाना था। मैंने सीधे कहा, इतनी बातें मत करो। आखिरकार तांग सान ने सबसे कम ताकत वाले साइलेंट स्लीव सोर्ड को चुना। अगले ही पल स्लीव सोर्ड बिना किसी आवाज के मेरी ओर उड़ी। मेरे हाथ में मौजूद ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर तुरंत घूमी। भाले की छाया मेरे सामने एक गोल चक्र में बदल गई। एक शक्तिशाली हवा का विस्फोट हुआ। जैसा ही स्लीव सोर्ड मेरे करीब पहुंची, वो उसी समय झटके से टूटकर बिखर गई। तांग सान की आंखें तुरंत चमक उठी, क्योंकि छिपे हुए हथियारों को उससे ज्यादा कोई नहीं समझता था और ये भाले की तकनीक छिपे हुए हथियारों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। लेकिन मैंने उसे बताया, अभी जो किया वो सिर्फ सबसे बुनियादी इस्तेमाल था। असली बावर शिशाब केवल हमला रोकता नहीं है, ये हमले को वापस भी भेज सकता है। मैंने तांग सान को फिर से हमला करने को कहा। इस बार 1 नहीं, 10 नहीं, बल्कि कई स्लीव सॉर्ड्स एक साथ। तांग सान ने पक्का कर लिया कि इस बार मुझे चोट नहीं लगेगी। इसके बाद उसने आखिरकार पूरी ताकत से हमला किया। कई साइलेंट स्लीव सॉर्ड्स एक साथ मेरी ओर उड़कर आई। मैंने फिर भी सिर्फ भाले को हवा में घुमाया, बावर शिशाब। कुछ भारी आवाजें सुनाई दी और जो स्लीव सॉर्ड्स मेरी ओर आ रही थी वे सभी अचानक उल्टी दिशा में उड़ गई। वे बिल्कुल सटीक तरीके से तांग सान के पैरों के पास जाकर जमीन में धंस गई। इस बार तांग सान पूरी तरह मान गया। यह तकनीक सिर्फ रक्षा नहीं कर सकती थी, बल्कि हमले को उसी रास्ते से वापस भेज सकती थी। 2 जन्मों से छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए वो अच्छी तरह समझ सकता था कि यह तकनीक कितनी खतरनाक थी। इसके बाद पूरी दोपहर मैंने उसे हाथ पकड़कर यह तकनीक सिखाई। सूरज डूबने वाला था तब जाकर तांग सान ने मुश्किल से बावर शिशाब पर पकड़ बनाई। लेकिन वो अभी नई भाले की तकनीक सीखने की खुशी में डूबा ही था कि मैंने उसे एक और खबर दी। मैं नोर्डिंग अकेडमी छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं।
टंसान के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वो भी मेरे साथ चले, लेकिन मैंने मना कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग के आगे की सीलों को खोलने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत थी उन्हें मैं पहले से ढूंढने जा रहा था। इन कामों के लिए अभी उसे साथ ले जाना जरूरी नहीं था। मैंने उससे वादा किया, अधिकतम 6 महीने में वापस आ जाऊंगा। मैंने उसके लिए खाने के खर्च से भरी एक स्टोरेज रिंग भी छोड़ दी। टंसान ने उस अंगूठी को हाथ में लिया और उसकी आंखों से सीधे आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे आपका साथ छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़ा बेबस था। इस बच्चे के पास भले ही एक वयस्क की यादें थी, लेकिन भावनाओं के मामले में वो सामान्य बच्चे से भी ज्यादा कमजोर था। सोचें तो यह स्वाभाविक भी था। पिछले जन्म में इस जन्म में भी उसे तांग घाव जैसा पिता मिला और अब बड़ी मुश्किल से उसे मेरे जैसा मामा मिला था, इसलिए उसका मुझ पर निर्भर होना बिल्कुल असामान्य नहीं था। मैंने केवल उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छे से खाना, अच्छी तरह साधना करना। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे कोई अच्छा सरप्राइज देना। अगले दिन मैं नूडिंग अकेडमी से निकल गया। तंगसान पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन असली परेशानी उसके लिए अगले दिन शुरू हुई। कक्षा में उसके सामने जो नया क्लास टीचर खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि यू सियाओगोंग था। यू सियाओगोंग बेहद खुश था। उसके हिसाब से सबसे बड़ी बाधा आखिरकार जा चुकी थी। लिंगफैंग यहाँ नहीं था, तंगसान अब अकेला था। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। पहले तंगसान को अपना शिष्य बनाओ, फिर जब मैं वापस आऊं तो तंगसान के गुरु की पहचान का इस्तेमाल करके मेरे करीब पहुंचो। वो यहां तक कल्पना करने लगा था कि भविष्य में हम दोनों को अपने शिष्यों के रूप में शामिल कर लेगा। एक 15 साल से कम उम्र का सोल किंग और एक 8 साल का 2 सोल रिंग वाला प्रतिभाशाली बच्चा। अगर दोनों उसके शिष्य बन गए तो फिर कौन उसे और मास्टर को निकम्मा कहने की हिम्मत करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं चला तो गया था, लेकिन तंगसान के लिए एक चीज छोड़ गया था। यू सियाओगोंग ने पहले ही दिन टंगसान को निशाना बना लिया। कक्षा के दौरान उसने अचानक टंगसान को खड़ा करके मंडाला स्नेक के बारे में सवाल पूछा, लेकिन तंगसान ने उसकी कक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया था। पिछले 2.5 वर्षों में उसने मेरे साथ जिन सोल बीस को देखा था और जो प्रशिक्षण लिया था वो यू सियाओगोंग की ऐसी सैद्धांतिक कक्षाओं से कहीं आगे था। इसलिए टंगसान ने सीधे कहा, मुझे नहीं पता। यू सियाओगोंग का चेहरा उसी समय उतर गया। उसने टंगसान को बाहर जाकर सजा के तौर पर खड़े रहने को कहा और छुट्टी के बाद उसे अपने कार्यालय में आने का आदेश दिया। टंगसान भी बहुत सीधा था। बाहर निकलते ही वो बाल्टी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। सजा के तौर पर खड़ा रहना तो दूर की बात ही, उसके लिए समय बर्बाद करना बिल्कुल संभव नहीं था। कुछ ही देर बाद यू सियाओगोंग बाहर आया। टंगसान को जमीन पर बैठकर ध्यान लगाते हुए देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने हाथ बढ़ाकर टंगसान के कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय बेहद शर्मनाक घटना हो गई। वो उसे हिला तक नहीं सका। आज का टंगसान बाहर से भले ही शांत और सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसका शरीर छोटे लोहे के पहाड़ जैसा कठोर था। तीसरे दर्जे से भी नीचे की सोल पावर रखने वाला यू सियाओगोंग उसे उठाने की कोशिश करे, यह पूरी तरह असंभव। लेकिन अगले ही पल यू सियाओगोंग को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ा। तंगसान के कंधे में हल्का झटका आया। बावरक शाप प्रतिघात की शक्ति उसी क्षण फट पड़ी। यू सियाओगोंग का पूरा शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया और जाकर दीवार से सिर टकरा बैठा। वो मौके पर ही बेहोश हो गया। पूरे शिक्षण भवन में हड़कंप मच गया। शाओबू दौड़कर बाहर आई। उसने सबसे पहले यू सियाओगोंग को देखने के बजाय तंगसान को जांचा। आखिर मेरे जाने से पहले मैंने उसे साफ तौर पर कहा था कि तंगसान का ध्यान रखना। नूडिंग अकेडमी का डीन भी तुरंत वहां पहुंच गया। दीवार में धसे यू सियाओगोंग को देखने के बाद उसने तंगसान की ओर देखा। उसका चेहरा लगातार गंभीर होता गया। यू सियाओगोंग आखिर उसका दोस्त था, इसलिए उसने तंगसान से स्पष्टीकरण मांगा। तंगसान ने बिल्कुल साफ बात बताई, मैं साधना कर रहा था, यूश टीचर ने अचानक अमा के पकड़ लिया। मैंने बस स्वाभाविक रूप से पलटकर प्रतिक्रिया दी। मुझे नहीं पता था कि यूश टीचर इतने कमजोर हैं। डीन का चेहरा और ज्यादा काला पड़ गया। उसने तंगसान से कहा, ज्यादा घमंड मत करो। तंगसान ने सिर उठाया और सिर्फ एक बात कही, अगर घमंड नहीं करेंगे तो फिर युवा कहलाएंगे कैसे। डीन पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने अपनी 4 सोल रिंग्स प्रकट कर दी, पीली पीली बैंगनी बैंगनी। सोल सेक्ट का दबाव सीधे तंगसान की ओर बढ़ा। वो चाहता था कि तंगसान अपना सिर झुका दे, लेकिन तंगसान सीधा खड़ा रहा। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तंगसान जो भी करता हूं उसका जवाब सिर्फ अपने मामा को देता हूं, बाकी किसी को। दूर से एक चमकती हुई रोशनी तेजी से हवा को चीरती हुई आई। धड़ाम! ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर सीधे टैंगसान के सामने आकर जमीन में धंस गई और उसने सारी सोल पावर का दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। उसी समय मेरी आवाज टीचिंग बिल्डिंग के बाहर से गूंजी। मैं अभी गया ही था और पीछे से किसी ने मेरे भांजे को परेशान करना शुरू कर दिया। जब मैं टीचिंग बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो मेरे पैरों के नीचे एक साथ 5 सोल रिंग्स उठी, पीली पीली बैंगनी बैंगनी काली। खासकर आखिरी 10,000 वर्ष वाली सोल रिंग को देखते ही नूडिंग अकेडमी के डीन का चेहरा बदल गया। कुछ समय पहले तक वो टैंगसान के सामने अपने सोल सेक्ट होने का रौब दिखा रहा था, लेकिन अब मुझे देखते ही उसकी आवाज तक कांपने लगी। मैंने उसकी तरफ तुरंत ध्यान नहीं दिया, बस उसकी बाहों में पड़े यू सियाओगोंग को देखा। डीन की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। उसने तुरंत यू सियाओगोंग को जमीन पर फेंक दिया और यहां तक कह दिया कि उसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं लगभग हंसी पड़ा, लेकिन जिस बात ने मुझे सच में नाराज किया वो ये थी कि इस डीन ने अभी अभी मेरे भांजे पर सोल पावर का दबाव डालने की हिम्मत की थी। इसलिए मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, दूसरों पर दबाव डालना इतना पसंद है? अगले ही पल मेरा एक शोंगबा डोमेन और सोल पावर एक साथ बाहर निकल गए।
जो डीन अभी टैंग सान को सिर झुकाने पर मजबूर करना चाहता था, वो अगले ही पल जमीन पर दबकर पड़ा था और हिल तक नहीं पा रहा था। यही था असली ताकत का अंतर। उसका सोल सेक्ट वाला दबाव शायद अब टैंग सान को भी पूरी तरह दबा नहीं सकता था, लेकिन मेरी ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब वो लगभग टिक ना पाने की हालत में पहुंच गया, तभी मैंने अपना दबाव वापस लिया। फिर मैंने उसे साफ शब्दों में कहा, टैंग सान और शाओ वू को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। हमारी पहचान के बारे में किसी तरह की जांच मत करना और यू शाओगोंग से जितना हो सके दूर रहना। सबसे जरूरी बात, अपना मुंह संभाल कर रखना। टैंग सान ने जैसे ही सुना कि मैं उसे अपने साथ ले जाने वाला हूं, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कल ही तो मैंने उससे कहा था कि इंसान बनने के बाद मेरे चेहरे की मोटाई भी साथ में विकसित हो जाएगी। आखिरकार उसने मुझे कुछ और चीजें भी दे दी, रॉक लॉन्जेविटी ग्रास, पाइन फॉरेस्ट मशरूम और पर्पल क्लाउड वुड। बाकी चीजों के लिए उसने कहा कि मैं खुद इंतजाम करूं। दरअसल वान याओ किंग ने पहले भी मुझसे एक सवाल पूछा था। मेरी मूल शक्ति को देखते हुए मेरे पास 4 लाख साल तक जीवित रहने का पूरा मौका था, फिर मैंने सोल बीस्ट की इतनी लंबी जिंदगी छोड़कर इंसान बनने का जोखिम क्यों उठाया? उस समय मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था, अगर मैं सोल बीस्ट बना रहा तो तुम्हारे बराबर पहुंचने में मुझे सैकड़ों हजार साल लग जाएंगे, लेकिन यदि इंसान बनकर साधना करूं तो 100 साल के अंदर तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबाने का मौका मेरे पास होगा। कहा जाता है कि मेरी ये बात सुनकर वान याओ किंग काफी लंबे समय तक परेशान रहा था। जाने से पहले उसने फिर एक चीज निकाली, एक ऐसी हरी धातु जिसमें बेहद विशाल जीवन ऊर्जा मौजूद थी, लाइव गोल्ड। और मजेदार बात यह थी कि यह वही चीज थी जिसे मैंने पहले ग्वायो आना को दी थी, लेकिन अब ग्वायो आना ने दित्यान के हाथों इसे वापस मेरे पास भेज दिया था। उसका कारण भी बहुत सरल था, उसके मुकाबले वर्तमान में मुझे इस लाइव गोल्ड की ज्यादा जरूरत थी। मैंने भी इसे लेने से इनकार नहीं किया। मेरी बहन को अपनी ताकत वापस पाने में इस चीज का वास्तव में बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन इस घटना ने मुझे अचानक एक महत्वपूर्ण बात का एहसास कराया। टैंग सान के शरीर में मौजूद गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन का बदलाव अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी एक के बाद एक सील खुलती जाएगी, ये शक्ति धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इसलिए मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी, लेकिन फिलहाल मेरा पहला काम दूसरी सील को खोलना था। हम एक दूसरे छोटे शहर में पहुंचे और वहां एक सुनसान छोटा सा आंगन किराए पर लिया। मैंने सीधे शाओ वू को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। वो सुनते ही नाराज हो गई। एक महान 1 लाख वर्ष पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट को मैंने दरबान बना दिया था। मैंने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, बस कुछ गाजर और गोल्ड सोल कॉइन्स बाहर फेंक दिए। शाओ वू तुरंत शांत हो गई। इतना ही नहीं, अब वो पहले से भी ज्यादा गंभीरता से पहरा देने लगी। आंगन के अंदर मैंने एक बड़ा बर्तन निकाला और चारों स्पिरिट ट्रेजर्स को एक एक करके उसमें डालना शुरू किया। टैंग सान उस बर्तन को देखते ही फिर से घबराने लगा। आखिर पहली बार गोल्डन ड्रैगन किंग सील खोलते समय उसकी लगभग आधी जान निकल गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ उससे पूछा, तैयार हो? टैंग सान ने सिर हिलाया, तैयार हूं। और इस तरह दूसरी सील खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले मैंने 1000 वर्ष पुरानी अज्यूर गोल्ड वाइन को तैयार किया। उसके अंदर मौजूद पूरा मेडिसिनल लिक्विड निकालकर बर्तन में डाल दिया। इसके बाद 1000 वर्ष पुरानी अर्थ ड्रैगन एसेंस की बारी आई। 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी ड्रैगन एसेंस को मैंने ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर से तेजी से घुमाया जब तक कि वो पूरी तरह नरम नहीं हो गई। फिर मैंने उसकी सारी शक्ति को दबाकर निकाल दिया। आखिर में उसमें सी ड्रैगन मैरो भी डाल दिया। कुछ ही समय में पूरा बर्तन ऐसा दिखने लगा कि उसे देखकर मैं खुद भी 2 सेकंड तक चुप रह गया। फिर मैंने 1000 वर्ष पुराने ड्रैगन स्केल फ्रूट के बीज टैंग सान को दे दिए और कहा कि इसे छिलके समेत खा जाऊं। टैंग सान ने बिना किसी झिझक के उसे उठाया और पूरा निगल लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाया उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। भयानक गर्म मेडिसिनल पावर उसी पल उसके शरीर के अंदर फट पड़ी। मैंने तुरंत उसे कपड़े उतारकर बर्तन के अंदर जाने को कहा। टैंग सान जैसे ही अंदर कूदा, वो लगभग तुरंत बाहर निकल आया। बहुत ज्यादा गर्म था, मानो वो उबलते हुए तेल में कूद गया हो। लेकिन मैंने उससे कहा, सहन करो, अगर अभी बाहर निकले तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टैंग सान ने दांत भींच लिया और आखिरकार अपना पूरा शरीर उस मेडिसिनल लिक्विड में डुबो दिया। सिर्फ उसका सिर बाहर दिखाई दे रहा था। उसने मिस्टीरियस हेवन स्किल को पूरी ताकत से चलाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द उसके शरीर की क्वाय और ब्लड पावर तेजी से बढ़ने लगे। उसकी त्वचा के ऊपर धीरे धीरे अधिक से अधिक सुनहरे ड्रैगन स्केल्स उभरने लगे। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि मुझे भी थोड़ी जलन होने लगे। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन मेरे शरीर में होती और उसके साथ मेरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर जुड़ जाती, तब असली बावर तो मैं ही होता। लेकिन अफसोस, ये शक्ति मेरे भांजे के शरीर में थी। मुझे बस मन ही मन दुखी होना पड़ा। हालांकि साफ कहूं तो मुझे दुख उसके लिए नहीं, बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति के लिए था। बाहर खड़ी शाओ वू ने अंदर से लगातार आती आवाजें सुनी तो उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। वो चुपके से दीवार पर चढ़ गई और अंदर देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसका सिर दीवार के ऊपर दिखाई दिया, मैंने गोल्ड सोल कॉइन उसकी तरफ फेंक दिया। धप्पा, वो नीचे गिर गई।
शाओ वो गुस्से में उछलने लगी और कहने लगी कि पैसे देकर उसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अगले ही पल उसने वही गोल्ड सोल कॉइन उठाकर जेब में रख लिया। उसी समय सिस्टम की आवाज आखिरकार मेरे दिमाग में गूंजी। टैंग सान को गोल्डन ड्रैगन किंग्स दूसरी सील खोलने में मदद करने का मिशन पूरा हुआ। एक्सट्रीम पावर प्राप्त हुआ। अगले ही पल मेरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर अपने आप सामने प्रकट हो गई। उसका स्पीयर हेड पहले से काफी मोटा हो चुका था। उसका वजन और उसकी शक्ति दोनों में जबरदस्त बदलाव आया था। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया, अगर अब मैं टैंग हाओ के समान स्तर पर उससे दोबारा भिड़ूं और उसकी क्लियर स्काई हैमर से टकराऊं, तो इस बार मेरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगी। एक्सट्रीम पावर प्लस एक्सोंगबा डोमेन। आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम पूरी तरह आकार लेने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा खुश होता, सिस्टम ने नया मिशन जारी कर दिया। टैंग सान को थर्ड सोल रिंग प्राप्त करने में मदद करो। इस मिशन को देखकर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने इसका रिवॉर्ड देखा मैं वहीं रुक गया, क्योंकि इस बार सिस्टम मुझे ना कोई सोल स्किल दे रहा था, ना कोई वेपन और ना ही कोई कल्टीवेशन ट्रेजर, बल्कि वो मुझे सीधे एक सोल बीज देने वाला था। शियाओ तियान डॉग। उसका सिर तांबे जैसा कठोर था और उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत। उसकी गति बेहद तेज थी। उसके पास अत्यंत शक्तिशाली डिटेक्शन एबिलिटी थी, यहां तक कि वो खुद को एक जेड पेंडेंट में बदलकर मेरे साथ भी रह सकता था। और सबसे अविश्वसनीय बात, उसमें भविष्य में डिवाइन बीस्ट बनने की क्षमता भी थी। थंडर ट्रिब्यूलेशन हेवनली आई शियाओ तियान डॉग। ये देखकर मुझे खुद शक होने लगा कि आखिर सिस्टम मुझे किस दिशा में विकसित करना चाहता है। तभी टैंग सान ने आखिरकार दूसरी सील की शक्ति को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। वो उत्साह में मेरे सामने दौड़कर आया। उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे एक सुनहरी सोल रिंग उठी। ना पीली, ना बैंगनी, ना काली, बल्कि ऐसी गोल्डन की ब्लड सोल रिंग जिसे मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। गोल्डन ड्रैगन किंग्स की दूसरी सील ने उसे सिर्फ और मजबूत शरीर ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक नई सोल स्किल भी मिली थी, गोल्डन ड्रैगन बॉडी। एक बार इसे सक्रिय करने पर उसके शरीर की लगभग हर फिजिकल एट्रीब्यूट कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन टैंग सान की पहली प्रतिक्रिया गोल्डन ड्रैगन किंग शक्ति को समझने की नहीं थी। वो सोच रहा था, अगर गोल्डन ड्रैगन बॉडी को बाहुआ एछाप के साथ इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसकी शक्ति और भी बढ़ सकती है। मैं ये सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। दूसरों को अगर गोल्डन ड्रैगन किंग्स ब्लड लाइन मिलती तो वे उसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानते, लेकिन टैंग सान के दिमाग में यह सिर्फ उसकी नई स्पीयर टेक्निक के लिए एक पावर एम्पलीफायर था। हालांकि यह भी अच्छी बात थी, कम से कम उसकी राह पूरी तरह मूल टैंग सान से अलग हो चुकी थी। अब 8 साल की उम्र में 2 सोल रिंग्स वाला यह बच्चा दोनों सोल रिंग्स को छिपा सकता था। क्लॉ था, उसके पास गोल्डन ड्रैगन बॉडी था और सबसे रहस्यमयी एक सुनहरी की ब्लड सोल रिंग भी थी। लेकिन ये सब अभी केवल गोल्डन ड्रैगन किंग्स दूसरी सील तक ही था। गोल्डन ड्रैगन किंग्स दूसरी सील तक ही था। गोल्डन ड्रैगन किंग शरीर में कुल 18 सील्स थी, और उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि सिस्टम अब उसकी थर्ड सोल रिंग पर भी नजर गड़ा चुका था। हालांकि इस समय मैं सबसे ज्यादा उत्सुक इस बात को लेकर नहीं था कि टैंग सान अपनी अगली सोल रिंग के लिए कौन सा सोल बीस्ट चुनेगा, बल्कि मैं ये जानना चाहता था कि जब यह मिशन पूरा होगा तो वो रहस्यमयी शियाओ तियान डॉग, जिसमें डिवाइन बीस्ट बनने की क्षमता थी, आखिर दुलोआ कॉन्टिनेंट में सचमुच किस तरह प्रकट होगा। दुलो की दुनिया में यात्रा करके मैं टैंग सान का मामा बन गया था, लेकिन मेरे सिस्टम के जागने के बाद पहला मिशन मुझे गॉड बनने या पूरे महाद्वीप पर राज करने का नहीं मिला, बल्कि मुझे टैंग हाओ से उसका बेटा छीनने का मिशन मिला। बस मुझे टैंग सान को टैंग हाओ के हाथों से अपने साथ ले जाना था, और बदले में मुझे नेचर सन की पहचान मिल सकती थी। टैंग सान ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर में मौजूद वो अजीब सी सुनहरी सोल रिंग भी छिपाई जा सकती है। मैंने बस कैजुअली पूछा, शाओ सान, क्या इस सुनहरी सोल रिंग को सोल रिंग डिस्गाइज टेक्निक से छिपाया जा सकता है? टैंग सान ने तुरंत सोल पावर चलाया। अगले ही पल उसकी चमकदार सुनहरी सोल रिंग तेजी से फीकी पड़ गई और पलक झपकते ही एक साधारण पीली सोल रिंग में बदल गई। सिर्फ रंग ही नहीं बदला था, उससे निकलने वाली ऑरा को भी पूरी तरह दबा दिया गया था। जब तक टैंग सान खुद उसे प्रकट नहीं करता, बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही लगेगा कि उसके पास सिर्फ एक सामान्य 100 वर्ष वाली सोल रिंग है। इस तरह गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा छोड़ा गया सबसे बड़ा सुराग फिलहाल छिप गया था। यह देखकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिर ये सोल रिंग गोल्डन ड्रैगन किंग से आई थी और सच में बहुत ज्यादा ध्यान खींचती थी। अगर टैंग सान एक चमकदार सुनहरी सोल रिंग लेकर बाहर घूमता तो कोई बेवकूफ भी समझ जाता कि उसके शरीर में कोई बड़ा राज छिपा है। इसलिए मैंने उसे समझाया, आगे से जब तक बहुत जरूरी न हो किसी को भी इसका असली रंग मत दिखाना। टैंग सान ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया मामा। यह बात उसके पिछले जन्म हर एक सील खोलने पर उसके शरीर के फट जाने का खतरा था, लेकिन मेरे हाथों में आने के बाद जो शक्ति कभी भी उसकी जान ले सकती थी, वही धीरे धीरे उसके लिए अवसर में बदल रही थी। कीमती औषधीय सामग्रियां मेरे हाथ से ऐसे निकल रही थी जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। मैंने न सिर्फ उसे सील की शक्ति सहने में मदद की, बल्कि उसके शरीर और की ब्लड पावर को भी एक बार फिर जबरदस्त तरीके से मजबूत कर दिया। टैंग सान को पहली बार सच में एहसास हुआ कि मामा ने उसे सिर्फ ताकत, कल्टीवेशन टेक्निक, सोल स्किल, मेडिसिनल रिसोर्सेज या कल्टीवेशन डायरेक्शन ही नहीं दी थी, बल्कि अपनी असली ताकत कैसे छिपानी है और अपनी जान कैसे बचानी है, यह भी पहले से सिखा दिया था।
टैंग सान के दिल में यह बात साफ थी कि वो मुझ पर जितना एहसानमंद था उसे सिर्फ एक धन्यवाद से नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन मैंने उसे जमीन से उठाया और कहा, बस करो। कहते हैं ना, बड़ी मुसीबत से बच जाओ तो उसके बाद अच्छी किस्मत जरूर आती है। औषधियां सिर्फ सहायक थी, असली वजह यह थी कि गोल्डन ड्रैगन किंग्स की शक्ति को सहने की ताकत तुम्हारे अंदर थी। ये सब तुम्हारा हक है। बस इतनी सी बात सुनकर टैंग सान की आंखें फिर नम हो गई, क्योंकि मामा ने कभी भी सारी उपलब्धि अपने नाम नहीं की। इसके उलट वो हमेशा उसे यही बताते रहे, तुम जिंदा इसलिए बचे क्योंकि तुम खुद काफी मजबूत थे। यह ऐसी बात थी जो टैंग सान ने टैंग हाउस से कभी महसूस नहीं की थी। मैंने भी भावुक माहौल को ज्यादा लंबा नहीं खींचा, उठकर सामान समेटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, टैंग सान तुरंत दौड़कर आ गया। मामा, ये छोटे मोटे काम आप कैसे कर सकते हैं? मैं करता हूँ। ये कहते ही उसने गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक चला दी। पूरा कमरा उसका शरीर इधर उधर घूमते हुए दिखाई देने लगा। कुछ ही समय में सामान पूरी तरह पैक हो चुका था। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। टैंग सेट की गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक उसके हाथों में लगभग हाउसकीपिंग स्किल बन चुकी थी। तभी दीवार के पीछे से अचानक एक सिर बाहर निकला। वो शाओ वू था। ये बदमाश खरगोश टैंग सान के गोल्डन ड्रैगन किंग की दूसरी सील अब्सॉर्ब करने के दौरान कई बार चुपके से अंदर झांक चुका था। पकड़े जाने के बाद मैंने उसे मौके पर ही 2 जोरदार चपटे लगा दी थी। अब जैसे ही उसे पता चला कि हम जाने वाले हैं, वो बिल्कुल शांत नहीं रह सका। आखिर तुम लोग जाने वाले हो? मैंने उसकी तरफ देखा। हम लैनिन फॉरेस्ट जा रहे हैं, तुम स्टारडॉग ग्रेट फॉरेस्ट वापस। लेकिन शाओ बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं था। वो हंसते हुए मेरे पास आया। इतना बेरहम मत बनो, आखिर तुम्हें भी स्टारडॉग ग्रेट फॉरेस्ट जाना है, रास्ता तो एक ही है, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उसे घूर कर देखा। वो तुरंत चुप हो गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और इस तरह हम तीनों फिर से रास्ते पर निकल पड़े। ये सफर पूरे आधे महीने तक चला। मैं और शाओ आखिर सोल बीज थे, इसलिए जंगल में लंबी दूरी तय करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन टैंग सान इंसान था, ऊपर से उसकी उम्र भी अभी बहुत कम थी। लगातार इतने दिनों तक सफर करने के बाद उसकी सांसें साफ तौर पर तेज होने लगी। मैंने तुरंत रुककर आराम करने का फैसला किया, लेकिन टैंग सान अभी भी तैयार था। मामा, मैं अभी चल सकता हूँ, क्यों ना एक ही बार में घर पहुंचकर आराम करें। बगल में बैठे शाओ ने यह सुना तो सीधे उसे गाली देने लगा। टैंग सान, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? इतनी मुश्किल से आराम करने का मौका मिला है और तुम फिर भी मेहनत करने पर तुले हो। मैंने भी टैंग सान की तरफ देखा। जब मैं कह रहा हूं आराम करो तो आराम करो। अभी जो टैंग सान पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा था, वो अगले ही पल बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा बन गया। वो चुपचाप बैठ गया और ध्यान लगाकर सोल पावर को सर्कुलेट करने लगा। शाओ ये देखकर पूरी तरह अवाक था। दूसरों के सामने टैंग सान की अपनी एक अलग ही रिबेलियन थी, लेकिन अपने मामा के सामने उसमें बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम ज्यादा देर आराम भी नहीं कर पाए थे कि मैंने अचानक आंखें खोल दी। चुप रहो। टैंग सान और शाओ तुरंत शांत हो गए, क्योंकि मुझे महसूस हो चुका था कोई चीज लगातार हमारा पीछा कर रही थी। अगले ही पल ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर मेरे हाथ में आ गई। मेरे पैरों के नीचे छिपाई गई 5 सोल रिंग्स धीरे धीरे उठी। पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली। फिर 5वीं काली सोल रिंग अचानक चमक उठी। मैंने अपना दायां पैर पीछे खींचा। 3 मीटर लंबी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर मेरे हाथों में आसमान तक उड़ गई। मेरे पैरों के नीचे की जमीन तुरंत फट गई और जाल जैसी दरारें चारों ओर फैल गईं। 5वीं सोल स्किल ब्लू सिल्वर ट्रैपिंग फॉर्मेशन किल। एक विशाल नीली छाया अचानक हवा में प्रकट हुई। उससे निकलने वाली ऊर्जा तेजी से मेरी स्पीयर के अंदर समा गई। अगले ही पल शू, भाला मेरे हाथ से निकल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि टैंग सान और शाओ को सिर्फ एक नीली चमक दिखाई दी, और फिर धड़ाम, दूर जंगल के अंदर जोरदार विस्फोट हुआ। भयंकर हवा का झोंका हमारी तरफ आया। जब धूल और धुआं धीरे धीरे छंटा तो दूर जंगल में एक काली 10,000 वर्ष वाली सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठती दिखाई दी। मैंने अपना मार्शल सोल वापस ले लिया। शाओ, जाकर देखो, क्या वहां सोल बोन है? शाओ अभी अभी हुए उस हमले से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था, फिर भी वो दौड़कर वहां गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसकी आंखों में मेरे लिए बिल्कुल अलग भाव थे। वो 10,000 साल पुराना घोस्ट टाइगर था। उसका आधा कंधा तक मेरी अटैक से जमकर टूट गया था। शरीर भी पूरी तरह फट गया, लेकिन सोल बोन नहीं है। ये कहते हुए शाओ वो ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। मामा, आप कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। लेकिन बगल में खड़े टैंग सान की आंखें लगातार चमक रही थी। उसने घोस्ट टाइगर की दर्दनाक मौत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ मेरी 5वीं सोल स्किल पर था। लॉन्ग रेंज अटैक, अत्यंत तेज गति, बेहद शक्तिशाली एक्सप्लोजन, और सबसे महत्वपूर्ण, इसने ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी तरह भर दिया था। उसमें अब दूर से हमला करने की ताकत भी थी। टैंग सान उसी समय उत्साहित होकर बोला, मामा, जब मैं बाद में 5वीं सोल रिंग हासिल करूंगा तो क्या मेरी 5वीं सोल स्किल भी ब्लू सिल्वर ट्रैपिंग फॉर्मेशन किल हो सकती है? मैं उसकी तरफ देखा। अभी तुम सिर्फ 3 सोल रिंग्स वाले सोल मास्टर हो। 5वीं सोल स्किल अभी बहुत दूर है, बाद में देखेंगे। टैंग सान ने मुंह से तो कहा ठीक है, लेकिन उसके मन में वो बात पहले ही तय हो चुकी थी। सोल मास्टर अपनी सोल रिंग अब्सॉर्ब करने के बाद कौन सी सोल स्किल प्राप्त करेगा, इसमें काफी हद तक किस्मत का खेल होता था। लेकिन जब उसके सामने मामा ने पहले ही एक सफल रास्ता बना दिया था, तो फिर उसे किस्मत पर दाव लगाने की जरूरत ही क्या थी? सीधे उसी रास्ते पर चलना ज्यादा बेहतर नहीं था? करीबी लड़ाई के लिए ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर, रक्षा के लिए बावंग शेख जाप, और भविष्य में लंबी दूरी के हमले के लिए ब्लू सिल्वर ट्रैपिंग फॉर्मेशन किल। ये पूरी कॉम्बैट सिस्टम उसके मामा ने खुद साबित करके दिखा दी थी। यही तो था, आगे वाले ने पेड़ लगाया और पीछे वाले ने उसकी छाया का फायदा उठाया। यही था परिवार की असली विरासत। आराम के दौरान शाओ बहुत समझदारी से उस 10,000 वर्ष वाले घोस्ट टाइगर को काटने छाटने चला गया, क्योंकि वो अभी हमारे साथ चलना चाहता था। मैंने उसे सिर्फ एक शर्त रखी थी, टैंग सान का खाना तुम बनाओगे।
ये सुनते ही शाओ लगभग भागने वाला था, क्योंकि अब टैंग सान के शरीर में गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन थी। वो रोज भाले से ट्रेनिंग करता था। ऊपर से उसकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि एक सामान्य सोल मास्टर के लिए उसका खाना बनाना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन आखिरकार शाओ ने दांत भींचकर काम स्वीकार कर लिया। खाना बनाना ही तो है। एक 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट क्या सिर्फ एक टैंग सान से डर जाएगी? लेकिन जब घोस्ट टाइगर का मांस भूनकर तैयार हुआ, टैंग सान ने खुद एक निवाला भी नहीं खाया। वो चुपचाप बैठा रहा और पहले मेरा खाना शुरू करने का इंतजार करता रहा। मैंने जैसे ही खाना शुरू किया, तभी टैंग सान ने भी खाना शुरू किया। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा घोस्ट टाइगर का मांस उसके पेट में जा चुका था। शाओ वू की आंखें पूरी तरह फैल गईं। टैंग सान ने मुंह पोंछा। उसके चेहरे पर अभी भी संतुष्टि नहीं थी। अधिकतम 5% पेट भरा है। शाओ वू को उसी पल लगा कि उसकी पूरी शेफ वाली जिंदगी अंधकार में जा चुकी है। लेकिन तभी मैंने कैजुअली कहा, स्वाद अच्छा है। अभी तक जिस शाओ वू के चेहरे पर जिंदगी से निराशा दिखाई दे रही थी, उसके कान तुरंत खड़े हो गए। मेरी तारीफ सुनते ही उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। लेकिन मैंने अगली ही लाइन में कहा, खाना खत्म करो और फिर चलते हैं। शाओ वू का चेहरा तुरंत फिर लटक गया। नहीं, आप दोनों अभी ध्यान लगाकर आराम कर चुके हो। मैं लगातार खाना बना रहा था। अब तो मेरे पैर भी टूटने वाले। मैंने उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर शाओ वू ने आंखें घुमाई और अचानक टैंग सान को निशाना बना लिया। शाओ सान, तुम मुझे पीठ पर बैठा कर ले चलो। टैंग सान थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार वो नीचे बैठ गया। दुलुओं की दुनिया में यात्रा करके मैं टैंग सान का मामा बन गया था। लेकिन मेरे सिस्टम के जागने के बाद पहला मिशन मुझे गॉड बनने या पूरे महाद्वीप पर राज करने का नहीं मिला, बल्कि मुझे टैंग हाउ से उसका बेटा छीनने का मिशन मिला। बस मुझे टैंग सान को टैंग हाउ के हाथों से अपने साथ ले जाना था और बदले में मुझे नेचर सन की पहचान मिल सकती थी। अगर शाओ वू हमारी रफ्तार धीमी कर रहा था तो उसे खुद अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना ज्यादा आसान था। शाओ वू ने जैसे ही ये सुना कि उसे मुफ्त की सवारी मिल रही है, वो तुरंत खुश हो गया। एक और हफ्ते से ज्यादा सफर करने के बाद आखिरकार हम दोबारा ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट पहुंच गए। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए, टैंग सान ने आराम करने की भी परवाह नहीं की और सीधे जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। मां। लेकिन अभी वो अपनी मां तक पहुंच भी नहीं पाया था कि सबसे पहले उसकी नजर टैंग हाउ पर पड़ी। कुछ समय से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन टैंग हाउ में काफी बदलाव आ चुका था। पहले जो आदमी हर दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, अब वो उतना निराश और बिखरा हुआ नहीं दिखता था। शाओ सान, टैंग हाउ ने अपने बेटे को देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन टैंग सान के चेहरे पर साफ झिझक थी। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से एक शब्द कहा, पिताजी। कभी टैंग हाउ ही इस जन्म में टैंग सान का इकलौता परिवार था, इसलिए टैंग हाउ उसके साथ जैसा भी व्यवहार करता, टैंग सान फिर भी इस पिता पुत्र के रिश्ते को पूरी ताकत से बचाए रखना चाहता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके पास सच में उसकी परवाह करने वाला परिवार था। उसका मामा, उसकी मां। इन दिनों मेरे साथ बिताए समय ने टैंग सान के दिल में बचपन से मौजूद उस खालीपन को काफी हद तक भर दिया था। इसलिए जब वो दोबारा टैंग हाउ के सामने खड़ा हुआ, तो अब वो पहले जैसा उस पर निर्भर नहीं था। टैंग हाउ भी इस बदलाव को महसूस कर सकता था। आखिरकार उसने बस एक लंबी सांस ली और कहा, शाओ सान, तुम्हारी मां की हालत थोड़ी बेहतर हुई है। टैंग सान तुरंत अय्यन के पास पहुंच गया। अपनी मां को अभी भी सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास के रूप में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वर्तमान में अय्यन की हालत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी भी केवल 1000 वर्ष के स्तर पर थी। उसका बुद्धि भी सीमित था, इसलिए अब वो पहले की तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर से बातचीत नहीं कर सकती थी। लेकिन अपने बेटे की ऑरा महसूस करते ही उसने स्वाभाविक रूप से अपनी शाखाएं उसकी तरफ बढ़ाई और बहुत धीरे से टैंग सान के माथे को छुआ। उसका हरकत बहुत अनादि थी, लेकिन टैंग सान मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके लिए इतना ही काफी था। और इस बार मैं भी खाली हाथ वापस नहीं आया था। मैं अय्यन के पास गया और गु युएना से मिली उस चीज को बाहर निकाल दिया। बहन, मैं तुम्हारी चीज वापस ले आया हूं। वह थी लाइफ गोल्ड। जैसे ही लाइफ गोल्ड सामने आई, उसकी लगभग ठोस दिखाई देने वाली विशाल जीवन ऊर्जा ने पूरे आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। टैंग सान ने सिर्फ उसे देखा था कि उसके शरीर ने भी स्वाभाविक रूप से उस शक्ति की ओर खिंचाव महसूस किया। उसे पता था कि वह निश्चित रूप से एक ऐसी ट्रेजर थी जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन उसके मन में जरा भी लालच नहीं आया, क्योंकि यह चीज उसके मामा उसकी मां को बचाने के लिए लाए थे। मैंने लाइफ गोल्ड को सीधे अय्यन की जड़ों के पास रख दिया। अगले ही पल जमीन के अंदर से बड़ी संख्या में जड़ें तेजी से बाहर निकली। उन्होंने पूरी लाइफ गोल्ड को चारों तरफ से लपेट लिया और तुरंत उसे जमीन के अंदर। लाइफ गोल्ड की विशाल जीवन ऊर्जा धीरे धीरे अय्यन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी शाखाएं तेजी से बढ़ने लगी। जो ब्लू सिल्वर ग्रास पहले बेहद कमजोर दिखाई देती थी, उसका आकार कुछ ही सांसों में लगभग 10 गुना बढ़ गया। टैंग सान ये देखकर पूरी तरह भावुक हो गया। मैंने सीधे उससे कहा, शाओ सान, तुम्हारी मां अब 10,000 वर्ष वाली ब्लू सिल्वर ग्रास के स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर इसी गति से वो आगे बढ़ती रही तो उसे सच में पुनर्जीवित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह सुनते ही टैंग सान बेहद उत्साहित हो गया। लेकिन लाइफ गोल्ड की ऊर्जा बहुत ज्यादा विशाल थी। वर्तमान अय्यन उस पूरी शक्ति को अकेले अब्सॉर्ब करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए बड़ी मात्रा में शुद्ध जीवन ऊर्जा आसपास लगातार फैल रही थी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को यूं बर्बाद होते देखकर मुझे अफसोस हुआ। मैंने तुरंत टैंग सान को अपने पास बैठाया। शाओ सान, साधना करो। तुम्हारी मां जितनी ऊर्जा अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसमें से जितनी हम दोनों ले सकते हैं उतनी ले लो।
इसे बर्बाद मत होने दो। जी मामा। टैंग सैन तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। लाइफ गोल्ड की मौजूदगी में आइन के पास का पूरा क्षेत्र लगभग एक सर्वोच्च कल्टीवेशन ट्रेजर लैंड बन चुका था। मेरी और टैंग सैन की सोल पावर दोनों ही ऐसी गति से बढ़ने लगी जिसे खुली आंखों से महसूस किया जा सकता था। टैंग सैन साधना करते हुए भी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर उसका मूल परिवार कितना बुरा था। उसका पिता निराशा में डूबा रहता था। वह खुद बचपन से बिना उचित देखभाल के बड़ा हुआ था। मुश्किल से उसका मार्शल सोल जगा, लेकिन टैंग हाओ तो यहां तक नहीं चाहता था कि वो सोल मास्टर बने। ऊपर से उसके शरीर के अंदर बिना किसी कारण के गोल्डन ड्रैगन किंग की ऐसी शक्ति छिपी हुई थी जो किसी भी समय उसकी जान ले सकती थी। हर तरफ से देखा जाए तो उसकी शुरुआत पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसकी मां को वापस ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट लाया गया। अब उसके पास लाइफ गोल्ड भी थी। उसकी मां के वास्तविक पुनर्जीवन की उम्मीद दिन ब दिन बढ़ रही थी। यहां तक कि जो टैंग हाओ कभी पूरी तरह निराश और बिखरा हुआ था, उसमें भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। टैंग सैन ने बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार एक बात समझी। आज उसका परिवार जिस तरह दोबारा खड़ा हो पाया था, उसके पीछे लगभग पूरी तरह उसका मामा अकेला था। ये सोचकर टैंग सैन ने चुपके से मेरी तरफ देखा। उसके मन में सिर्फ एक विचार आया, अच्छा हुआ इस जन्म में उसके पास एक मामा था। इस समय उसके पास उसका मामा था। उसकी मां भी यहीं थी। चारों तरफ लाइफ गोल्ड की गहरी जीवन ऊर्जा पूरे ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट को ढक रही थी और उसके भीतर धीरे धीरे कभी सच में महसूस नहीं किया था। पिछले जन्म में उसने पूरी जिंदगी भटकते हुए बिताई थी। इस जन्म में भी बचपन से उसे परिवार के प्यार की कमी रही, लेकिन अब 2 जन्मों से भटकता हुआ उसका दिल पहली बार सच में किसी जगह ठहरने लगा था। उसने अचानक महसूस किया शायद यही जगह उसका असली घर थी।